हाय गाइस, तो चलो शुरू करेंगे। थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा मराठी, दोनों लैंग्वेज को संभालते हुए अपनी नए सिरे से चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि सर तुम अभी क्या कर रहे हो। तो बच्चा लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको नीट के लिए फुल बायोलॉजी। स्टार्टिंग बायोलॉजी से कर रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से तुमको तो नीट में बायोलॉजी कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, जो बायोलॉजी है अपना 360 मार्क्स को अपने को बायोलॉजी पूछे जाते हैं। तो नीट का ऑलराउंड टोटल मार्क्स कितना है बेटा लोग? 720 मार्क्स है। उसमें से आधे मार्क्स किसका है? बायोलॉजी के लिए। और दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री जो भी है वो 180 मार्क्स में 180 मार्क्स से आती है। और एक लैंग्वेज है अपने पास फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है बच्चा लोग, वो भी 180 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात तो मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुमको बायोलॉजी बहुत धीरे से इत्मीनान से समझाते जाऊँगा। हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अंडरलाइन करते चले जाना। तुम जब भी मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहे हो तब तुम्हारे हाथ में एनसीईआरटी की किताब और थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स का जो भी है तुम्हारा एक पेज रहना चाहिए। जो भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट तुमको लाइन बताऊंगा वो तुमको राइट डाउन करनी चाहिए, और जो तुमको अंडरलाइन करने के लिए स्टेटमेंट बोलूँगा वो तुमको अंडरलाइन करना है, जिसकी बदौलत तुमको और अच्छी तरीके से नॉलेज गेन हो सके और तुम्हारी एनसीईआरटी भी अंडरलाइन हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात याद रखो, तुम अगर बायोलॉजी की स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तुम रिपीटर हो कोई बात नहीं, तुम 11th में हो कोई बात नहीं, तुम 12th में हो कोई बात नहीं। तो सबके लिए ये है, तुम और जो भी कंसेप्ट है बायोलॉजी के, तो थोड़ा सा मैं कभी कभी उसमें मराठी लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा, क्योंकि आपने ज़्यादातर बच्चे मराठी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं मराठी भी कभी कभी यूज़ करते जाऊँगा दोस्तों, इसलिए बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा बायोलॉजी। जितना मैं हो सका, मेरे से हो सका उतना डिटेल तुमको लेक्चर दे दूँगा। हर एक कंसेप्ट डिटेल वाइज तुमको जितना अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ उतनी अच्छी तरीके से उस कंसेप्ट को एनालाइज करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, समझाते चले जाऊँगा, समझाते। ओके दोस्तों, बाद में मैं केमिस्ट्री का भी लेके आ रहा हूँ और बाद में तुमको फिजिक्स का पॉसिबल हो सका तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो तुमको एक नया टीचर दे दूँगा। तो सबसे पहली बात तो अपने को बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। और दोस्तों, अपने पास एक क्वेश्चन मार्क है कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो बच्चा लोग, सबसे पहली बात है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन घूमते होंगी। सर अभी तो हम 12th में हैं, अगर हम 12th में हैं तो हमारे पास एनसीईआरटी बुक होना कंपलसरी है, जो हमारे पास अवेलेबल भी है। अगर हम 12th में हैं, अभी 12th में जा रहे हैं, तो तुम एनसीईआरटी अगर तुम परचेस करोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तुम्हारी एनसीईआरटी जो है दोस्तों, न्यू एनसीईआरटी तुम्हारे पास है। अगर कोई इधर इस वीडियो को रिपीटर बच्चा देख रहा है जो भी है, उसके पास क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी है। क्या है दोस्तों? ओल्ड एनसीईआरटी है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है अभी के ज़माने में। ओल्ड एनसीईआरटी में और न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है सर? न्यू एनसीईआरटी में तुमको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फुल चैप्टर तुमको नहीं देखने को मिलेगा। फुल चैप्टर तुमको पूरा का पूरा उड़ा दिया है। और मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी चैप्टर तुमको पूरा का पूरा उड़ा दिया है, मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, ये भी चैप्टर उड़ा दिया है। और नंबर 3 तुम्हारा और एक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी चैप्टर तुम्हारा रिमूव हो चुका है, जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और बहुत सारे टॉपिक है, उस बहुत सारे टॉपिक के अंदर छोटा छोटा सब टॉपिक भी उड़ा दिया है। तो बच्चा लोग, तुम्हारे दिमाग में आया होगा सर हम जो प्रिपरेशन है वो ओल्ड एनसीईआरटी से करें और नया एनसीईआरटी से करें। है तुम्हारे दिमाग में थोड़ा क्वेश्चंस? दोस्तों,
अभी तक जो भी एनसीईआरटी है ये तो सीबीएसई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों। तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा डाउट गूंजता होगा कि सर सीबीएसई, अगर तुम न्यू एनसीईआरटी परचेस करे होगे, 12th में भी है चैप्टर जो भी है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म है, ये चैप्टर पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है, ये भी चैप्टर नहीं है, और स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन वो भी चैप्टर है, और सबसे लास्ट में एनवायरमेंटल इशू ये भी चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा डिलीटेड है। तो दोस्तों ये अभी के लिए इन चैप्टर को हम नज़रअंदाज करते हैं, ये अभी के लिए इन चैप्टर को हम रहने देते हैं। जब अपना जो भी है नीट का जो भी बोर्ड है, बोले तो एनटीए जब तुम्हारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोले तो गया दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में, जब तुम्हारा जो भी है सिलेबस जो भी नोटिफिकेशन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके अंदर तुमको जितना भी चैप्टर के नियम आएंगे, तब हम जो भी चैप्टर बच गए, जो भी कंसेप्ट हमारे बच गए, वो सब कंसेप्ट हम दोबारा से ये चैप्टर तुमको पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए हम अभी के लिए हम नए एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चा लोग तुम्हारे पास एक डाउट है, अगर तुम 12th बोर्ड में हो, तुम ये न्यू एनसीईआरटी अगर परचेस की है तो तुम ये चैप्टर तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अच्छी बात, एनटीए को भी ये बात समझना ज़रूरी है कि जो भी है सिलेबस जो भी है वो नए एनसीईआरटी से ही निकलेगा। फिर भी हम वेट करेंगे, कब तक? दिसंबर और जनवरी तक वेट करेंगे। उसके बाद में अगर ये चैप्टर तुम्हारे रह गए और नहीं तो एनटीए ने जब बोल दिया कि हमारा सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, जो पिछले साल का था वो भी अभी रेगुलर है, तो हम ये 6 चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी के लिए इनको टाटा बाय बाय करते हैं और इनको लेते हैं दिसंबर और जनवरी के टाइम में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर बिना टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहली बात तो अपने पास है कि अपना जो भी पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्टअप नहीं कर सकते। वो चैप्टर कहाँ से आया है, कौन सी यूनिट से आया है और कितने मार्क्स को ये चैप्टर पूछा जाता है, ये सब बातें तुमको याद रहना जरूरी है। तो सबसे पहला डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, ये अपने यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है। क्या नाम है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो दोस्तों डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड तुम्हारे इस पूरे के पूरे यूनिट में 4 चैप्टर्स है। नंबर 1 चैप्टर्स है द लिविंग वर्ड, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर कोई नया बच्चा है जो 10th से 11th में आ चुका है, उसको भी ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझता है, इतना आसान चैप्टर है। नंबर 2 चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर का नाम है अपने पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर तुम्हारा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्लांटी एनिमल की तरफ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आसान है। नंबर 3 प्लांट किंगडम है हमारे पास। प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर अपना कितना है? 3rd है, चैप्टर नंबर 3 है बच्चा लोग। तो नंबर 4th में है एनिमल किंगडम। तो अपने पास बहुत ये 4 चैप्टर अपने को दोस्तों पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर है। सर इनका थोड़ा सा वेटेज बता दो हमको, तो इसलिए हम थोड़ा सा इनको कितनी बार पढ़ने का फोकस कर सके। तो लिविंग वर्ड से तुमको नीट में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो डेफिनेट बनता है दोस्तों, 1 क्वेश्चन डेफिनेट बनता है। कभी कभी 2 भी बन सकते, लेकिन मैं बोलूँगा कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है दोस्तों, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कभी कभी अगर आप PYQ देखें तो कभी कभी 3 भी पूछा गया है, 4 भी पूछा गया है। तो मैं बोलूँगा सेफ टू सेफ स्कोर 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। मिनिमम 2 आ सकते हैं बच्चा लोग, नहीं तो 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं अपने नीट 2024 के लिए। अपन नीट 2024 और 25 बैच तक अपने को ये प्लांट किंगडम दोस्तों, इससे भी अपने को कम से कम सेम रेशो है 203 2 और 3 तक क्वेश्चन अपने को लिमिट है। इधर थोड़ा सा ज़्यादा रेशो है
3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी मिलते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ये जो भी 3 और 4 क्वेश्चन है, ये चैप्टर तुम्हारे इस चैप्टर में से भी आ सकते हैं और तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी इस चैप्टर से थोड़ा थोड़ा सा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों तुम्हारा ये हो गया मार्किंग सिस्टम, कितनी मार्क्स को कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा कम वैरी ज़्यादा और कम भी होता चला जाएगा, जिससे कभी कभी समझो तो कैलकुलेट करो 1 2 3 3 2 5 5 3 8, मतलब इस पूरी यूनिट से 8 से क्या बोलेंगे उसको, 8 से 11 तक, 8 से 10 पकड़ो, 8 से 10 पूरी यूनिट से क्वेश्चन आने की चांसेस है। मिनिमम 8 तो आ ही सकते हैं। तो तुमको 8 अगर क्वेश्चन आ रहे, 8 × 4 32 मार्क्स का तुमको यहाँ से पेपर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। तो तुम्हारी जो भी है मार्किंग स्कीम, मार्किंग कितना चैप्टर कितने टाइम्स रिवीजन करना है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैं तुम्हें दिया। तो तुम अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, जो भी है अपने पास लिविंग वर्ड। ठीक है, मार्किंग जो भी है तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि डाइवर्सिटी मतलब क्या। डाइवर्सिटी का मीनिंग है जितने तुम वैरायटीज है, वैरायटीज बोले तो क्या सकते, बहुत सारे वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स, उसको वैरायटीज बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है जो उसके घर में रहना पसंद करेगा, ठीक है, और एक आदमी अपने पास है जो वो जंगल में रहना पसंद करेगा। किसमें? जंगल में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो और एक आदमी जो बर्फीले जो भी जगह है अपने भारत देश का, वहाँ जाके पसंद करेगा। इसका मतलब आदमी चाहे ले लो एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और ह्यूमंस जो भी है ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी है वो बहुत ही डिफरेंट प्लेस में रहने की कोशिश करता है, उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका खाने का तरीका अलग है, उसका रहने का तरीका अलग है, उसका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, न्यूरल कंट्रोल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वेरी स्मॉल रहना चाहिए, और एक बहुत बड़ा हाथी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा अलग होना चाहिए। मतलब डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे आपने को डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब तुमको समझ आ गया होगा कि डाइवर्सिटी का मतलब जो भी है, ऑर्गेनिज्म बहुत ही टाइप के होते हैं, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी किससे बनी हुई है, क्या खाता है। प्लांट में भी बहुत सारे क्या है टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ हैबिटेट है, उसको बोलेंगे अपन डाइवर्सिटी। उसके बाद में है डाइवर्सिटी, तो समझ में आई बात। लिविंग वर्ल्ड बोले तो जो भी अपने बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात तो बायोलॉजी का मीनिंग क्या है सर, तुम जो भी पढ़ा रहे हो, बायो मीन्स व्हाट, लिविंग, और लोगस इसको बोलेंगे आप, लोगस बोलेंगे, ग्रीक वर्ड है, लोगस बोले तो स्टडी। तो सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेस और लिविंग प्रोसेस लिविंग प्रोसेस, इसको बोलेंगे अपन बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। तो जो भी लिविंग वर्ल्ड है अपना, जिसमें हर एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म अप्लाई करते हैं, अलाय करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट अलग अलग हो सकते हैं, कुछ छोटे प्लांट, कुछ बड़े प्लांट, एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये सभी जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्या है, लिविंग टिश्यू रहते हैं, लिविंग सेल रहते हैं, उसको ही बोलेंगे लिविंग वर्ल्ड। वो उसी से अपना लिविंग वर्ल्ड बना चुका है। दोस्तों इस चैप्टर का मीनिंग, इस यूनिट का मीनिंग तो समझ गए तुम, ठीक है। चलो अब तो पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और समझेंगे छोटी छोटी बात। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है दोस्तों, तो एनसीईआरटी में से
मैं पहला जो भी है यूनिट का पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तुम साथ ही साथ थोड़ा सा सुनने की भी प्रयास करो। फर्स्ट है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी क्या है दोस्तों? एक साइंस ऑफ लाइफ का जो भी स्टडी करते हैं, लाइफ का और उसके लिविंग प्रोसेस का जो भी स्टडी है वो बायोलॉजी के अंदर करते हैं हम। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? जो भी इस लिविंग वर्ल्ड में सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। Early man could easily pursue the difference between intimate matter and living organism। इसका मतलब है जो भी अपन ह्यूमन बॉडी जो भी है, ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट, ओरिजिनेशन जो भी बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, जो अपन 6वीं और 7वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं कि हर एक आदमी का जो भी जीवन की शुरुआत है बहुत ही पहले का साल है, वो पानी के अंदर से ही जो भी प्रजाति है, एनिमल जो भी है ओरिजिनेट हुआ है। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ओनली वाटर, ऐसा अपन पढ़ते हैं दोस्तों। बाद में बोला है कि अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इंटीमेट मैटर, वाइंड, सी, फायर एंड सम अमंग बिलोंग्स टू एनिमल्स प्लांट्स। तो जो भी पहले का आदमी जो भी था वो वाटर के ऊपर, थोड़ा सा एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर थोड़ा सा जिंदा रहता था। कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच ऑर्गेनिज्म इंटीमेट एंड सम ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑफ एविंग। तो थोड़ा सा कुछ इधर इस पैराग्राफ में जो भी है कुछ इम्पोर्टेंट उतना बात नहीं कही गई है, इसमें सिर्फ लिविंग वर्ल्ड के बारे में नॉलेज दे चुकी है। तो दोस्तों इसको आपको स्किप करने में आपकी भलाई है। उसके बाद में अपने को पेज नंबर अपने पास है, पेज नंबर तो यही नहीं दिख रहा है दोस्तों, मुझे लगता है पेज नंबर 2 के ऊपर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर, उसका जो भी है डेट ऑफ बर्थ। पेज नंबर 2 मध्ये तुम्हाला एका सायंटिस्टचं चित्र दिलेलं आहे चांगल्या प्रकारे। सॉरी मित्रांनो, दोस्तों तो सेकंड पेज नंबर 2 में तुमको एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, तो उसका नाम है अर्नस्ट मेयर। क्या है इसका काम, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुमको याद रखनी है, तो समझो मेरी बात। फर्स्ट टाइम अर्नस्ट मेयर को जो भी है डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ ईयर जो भी है 1904 और डेथ कब हुई थी 2004। इसका मतलब दोस्तों तो ये आदमी जो भी है साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो पहले से ही है, पब्लिक बन गया, 100 इयर्स जिंदगी जी लिया है, जो कि अपन कॉमन मैन जिंदगी इतनी ज़्यादा देर तक नहीं जी सकता, 60 इयर्स 70 इयर्स। तो इस पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो भी है मैंने लिखी है, तुम भी लिखते चले जाओ। तो फर्स्ट है दोस्तों अर्नस्ट मेयर, उसको बोलते हैं आज की दुनिया में द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी इसका मतलब क्या है? 1901 से लेकर 2000 तक, 1999 तक, ठीक है, इसको बोलते हैं 20th सेंचुरी। इस टाइम पीरियड में अर्नस्ट मेयर को डार्विन बोला जाता है। डार्विन एक अलग नाम है, डार्विन किसका नाम है? डार्विन जो भी है फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन कौन है दोस्तों? डार्विन कौन है दोस्तों? डार्विन है फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के फादर जो भी है उसको नाम डार्विन बोलते हैं। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल, सॉरी अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है दोस्तों। कुछ बातें हैं जो तुमको याद रखनी है, जस्ट कॉमन थिंग्स, तुमको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशन, ऐसे जीके में ऐसे पूछ जाते हैं। और एक है दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी थियोपैरास्टस है, थियोपैरास्टस है जो कि है फादर ऑफ बॉटनी। दोस्तों ये तुमको बातें, कुछ कॉमन बातें हैं जो तुमको याद रखनी है, तुम्हारे कभी तुमको कोई पूछ लिया तो बता देना, ठीक है दोस्तों। तो अर्नस्ट मेयर, डार्विन एक अलग साइंटिस्ट है। डार्विन जो भी है वो इवोल्यूशन के दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, लेकिन डार्विन जो भी है, जो भी पूरा जो भी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जो भी थिंकिंग है उनको चेंज कर दिए, और डार्विन का स्पेशल थ्योरी अपन पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में।
लेकिन डार्विन जिस तरीके से उनने काम किए थे उसी तरीके से अर्स्ट में भी काम किए थे 1901 से लेकर तो 1904 से लेकर 1999। इसमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके उसके ऊपर थ्योरी सबने बता दी। उनकी इसमें बहुत सारी बातें लिख चुकी है, तो इस साइंटिस्ट के लिए बहुत सारे नोबेल प्राइज भी मिल गए हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं अपने एग्जाम के लिए। और ये टैक्सोनॉमी, जियोजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, इनके अंदर भी इनका बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट रोल है इनका। तो दोस्तों इनके अंदर सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अर्स्ट मेयर जो भी है इनको बोलते हैं द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और एक बात है, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्पेसिस कहाँ से आए हैं वो बात इन्होंने बताई गई है। इतना बात याद रखो दोस्तों, जाएंगे अपन मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों तुम्हारे पहले पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है कि सबसे पहली बात तो हैबिटाट को समझेंगे अच्छी तरीके से। हैबिटाट बोले तो रहने वाली जगह, इसमें कोई भी रह सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कोल्डेस्ट माउंटेन में रह सकते हैं, कोल्डेस्ट माउंटेन में रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रिवर में रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सी वाटर में रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन का मतलब ऑन द लैंड भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जंगल में फॉरेस्ट में रह सकते हैं। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हु लिव्स इन डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिज्म हु लिव्स दैट प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। जो भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहने वाला है, जिस जगह पे रहने की कोशिश कर रहा है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। सिंपल बात है। उसके बाद में द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, उसके बाद में ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे टाइप के रह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे टाइप के रह सकते हैं, ऐसी बात बोल चुकी है। ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टन हो सकते हैं, प्रोटिस्टिन हो सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिज्म स्मॉल प्लांट हो सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिज्म बर्ड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म और कुछ तो एनिमल हो सकते हैं दोस्तों। तो ये ऑर्गेनिज्म का है, ये ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। बट इसका मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर, खाने पीने का तरीका, ये सभी बातें बहुत ही अलग है दोस्तों। फर्स्ट पैराग्राफ से तुम्हारे नीट के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ रीडिंग करना जरूरी है आपके लिए। मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना ब्यूटीफुल है लिविंग वर्ल्ड, इस बारे में बात की गई है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का रहने का तरीका बहुत ही अलग अलग है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रह रहे हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बहुत ही अलग अलग हैबिटेट में हर एक ऑर्गेनिज्म रहने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर कोल्ड माउंटेन से दोस्तों डिसिडियस फॉरेस्ट है, कोल्ड माउंटेन्स में इधर लिख दिया था, डिसिडियस फॉरेस्ट है, ओशियन से और फ्रेश वाटर लेक से और डेजर्ट है, हॉट स्प्रिंग्स है, और बहुत सारे जगह है जो इस किताब में नहीं दी गई है। तो इसी सब जगह पे डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे अमेजिंग डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट तो अच्छी तरीके से याद आ गई, समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लाइन है द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, हॉर्स, बर्ड्स, इनका भी बहुत सारे तरीका, रहने का तरीका, जीवनमान जो भी है वो बहुत अलग अलग है। शार्क का भी है, डीप सेंस ऑफ वंडर, बहुत पूरे जो भी सी वाटर है उससे सबसे नीचे वाला ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, सी एनिमल्स, इसका भी जीवन की प्रक्रिया जो भी है वो बहुत ही अलग अलग है।
द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी। बोले तो दोस्तों स्पेसिस से स्पेसिस बहुत ही छोटा बोलते हैं, स्पेसिस से जीनस, ऐसे बहुत सारे अपने पर टाइप है। इसको सभी को इस एक ही जगह पे रहने की कोशिश अगर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ जो भी ह्यूमन है एक ही जगह पे रह चुका है, मेरे साथ मेरा डॉगी है, मेरे साथ मेरा कैट है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मेरे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया है समझो फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे जीव जंतु ये मेरे साथ में रहते हैं, तो उन सभी का हैबिटाट ये मेरा घर हो चुका है दोस्तों। उसके बाद में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज लिविंग, लिविंग किसको बोलेंगे। फर्स्ट है टेक्निकल आंसर जो भी है, व्हाट इज जो भी लिविंग को अपोज कर रहा है नॉन लिविंग, तो फर्स्ट टेक्निकल आंसर, टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है फिलोसॉफिकल आंसर है, उसका आंसर है दोस्तों व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ इस पे ज़्यादा खास बात नहीं है। उसके बाद में व्हाट इज लिविंग, ये क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ है, लेकिन नई एनसीईआरटी में इसका कुछ ही पार्ट इधर भी नहीं है दोस्तों, इसलिए अपन व्हाट इज लिविंग ये पोर्शन छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने पास न्यू एनसीईआरटी में ये पोर्शन रिलेटेड है, ये पोर्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। चाहते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्क्रीनशॉट ले। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का लेक्चर यही समाप्त होता है दोस्तों। आज के लेक्चर में तुमको नीट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे चुका हूं मैं, एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बातें बता चुका हूं मैं, कितना मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है, तुम्हारे अंदर किस चैप्टर को कितना वेटेज है, तुम्हारा पोर्शन न्यू एनसीईआरटी में क्या चेंजेस है दोस्तों, ये सभी बातें तुम्हारे लिए मैंने बता दिया है, पूरा तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया हूँ मैं। तुमको मैं 38 चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगा, दिसंबर तक मैं ट्राई करूंगा दोस्तों न्यू एनसीईआरटी फॉलो करके, जितना चैप्टर अपने न्यू एनसीईआरटी में है उतने चैप्टर में कवर करूंगा। अगर एनटीए ने बोल दिया कि सर कोई भी चैप्टर रिलेटेड नहीं है, तो हम जो भी चैप्टर बच गए हैं, जो पोर्शन रह गया है, वो भी हम तुमको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों यही हमारी शुरुआत है दोस्तों। इसी तरीके से आज का लेक्चर हम इधर समाप्त करते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसकी वजह से वो भी दोस्त तुम्हारे से अच्छी तरीके से पढ़ सके दोस्तों। इसके बाद में अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को, थोड़ी सी मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है दोस्तों, क्योंकि मैं मराठी मीडियम में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुमको अच्छी तरीके से समझाने का। तो कुछ बातें जो भी है तो थोड़ा सा रह जाती है, हर एक आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों, इसलिए कमेंट बॉक्स में तुम्हारा जो भी डाउट है वो पूछ लेंगे, मैं उनका रिप्लाई हमेशा करता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इनका डिटेल लेक्चर में।